वी वर डिस्कसिंग मॉसबॉर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इन मॉसबॉर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था कि ये गामा रेज का एमिशन और एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व करता है इन द ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम डिफरेंट न्यूक्लियर लेवल्स. ठीक है, 5/2 से आयरन 3/2 में या 3/2 से 1/2 में आ रहा था. सो दैट वी वर डिस्कसिंग. और हमने देखा कि कैसे मॉसबॉर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कंपाउंड की आयरन जो है किसी भी रूप में अगर प्रेजेंट है, लेट अस से वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, and the structure of molecule is cubic or non-cubic, then all these factors were influencing the number of signals and their splitting, जिसको कि हमने आइसोमर शिफ्ट एंड देन क्वाड्रुपोल शिफ्ट और हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के रूप में स्टडी किया. एंड इन द लास्ट 2-3 मीटिंग्स आई हैव शेयर्ड एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने डिस्कस किया है कि कैसे ये यूज हो रहा है. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, हम पहले उसका फिजिकल पार्ट डिस्कस करते हैं, देन वी कम टू द एग्जाम्पल. बट इन द मॉसबॉर्न मैंने पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया आपको बताने के लिए कि कैसे बाकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेसिफिकली इन IR आप फंक्शनल ग्रुप स्टडी करते हैं, इन NMR आप प्रोटॉन्स, डिफरेंट प्रोटॉन्स, है ना, तो आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को स्टडी कर रहे थे की जरूरत पड़ रही थी एक ही मॉलिक्यूल में. यहाँ पर क्या होगा, आयरन 57 जो कि 2% ही प्रेजेंट होता है हमारे आयरन कंपाउंड्स में, हम उसी का न्यूक्लियर ट्रांजिशन स्टडी करते हैं एंड समहाउ हमको जो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो उस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करनी है. इन एनी वे वी हैव टू प्रोवाइड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंड देयर वी डिस्कस्ड कि सोर्स जो होता है वो हमने एक कैच लिया था कि सोर्स जो है वो मूव कर रहा होता है इन द वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो. ओके, नाउ आफ्टर दैट, नाउ लेट अस सी हाउ इट इज बीइंग discussed in the form of, just wait, it's getting okay. So सोर्स जो था वो हमारा क्या था, एक एक्साइटेड न्यूक्लियाई था सेम आइसोटोप का, वही था ना, आयरन 57 ही एक्साइटेड स्टेट में था ना, और उसका प्रिकर्सर क्या था, कोबाल्ट 57 जो कि रेडियो एक्टिव है. ठीक है, अब आप देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई गैसियस एटम या मॉलिक्यूल है वो एक क्वांटम ऑफ एनर्जी रेडिएट करता है जिस कितनी हो, ई गामा. अब ये माना जाता है कि किसी न्यूक्लियस से अगर कोई फोटोन निकल रहा है तो वो निकलेगा तो उस एनर्जी का क्या होगा, एक मोमेंटम होगा. एंड ऑलवेज देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए पहले तो मॉलिक्यूल एटम रेस्ट में था. जब वो मोमेंटम कहाँ से शुरू हुआ, जब वो फोटोन उसमें से निकला. ठीक है, बट अल्टीमेटली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए इसको क्या होना चाहिए, 0. तो क्या होगा कि इधर ये रे आगे को मूव फॉरवर्ड करेगी तो उधर न्यूक्लियाई थोड़ा सा पीछे को करेगा. बिल्कुल वही जैसे आपको हमेशा एक बुलेट का एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर एक बुलेट फायर होती है, और आपने देखा भी होगा कि अगर एनसीसी की ट्रेनिंग करी होगी तो वहाँ रेत के बोरे के ऊपर रख करके आप एम करते हैं. ओके, और अगर ऐसे ही कभी कोशिश करी हो तो देयर इज अ पुश बैक ऑन योर शोल्डर, कि जैसे गोली आगे निकली मोमेंटम के साथ में तो हम थोड़ा सा पीछे को आए. इवन इफ अगर आपको ये एक्सपीरियंस ना हो ये वाला, तो आप देखिए जब आप बोट में नैनीताल में इफ यू हैव गॉन फॉर दैट, तो द मोमेंट अब वो लास्ट में किनारे पे आप बोट से उतरना चाहते हैं, तो अगर वो बोटमैन उस नाव को खींच के ना पकड़े, वहां पे एंकर ना करे, ओके, तो क्या होगा कि जब आप जंप करने की कोशिश करते हैं तो नाव भी पीछे को जाएगी. तो क्या होगा कि किनारे और नाव के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा. बोट पीछे को जा रही है पानी में
और आप आगे को, ओके। तो ये उसका जो है मोमेंटम मेंटेन करने के लिए कि जो आप आगे को जंप कर रहे हैं, बोट पीछे को जाती है, आप बोट के अंदर बैठे थे, आप बोट से बाहर को निकले, ठीक है, और वो बोटमैन उसको कस के पकड़ा रहता है, देन वी आर एबल टू कम टू द शोर वेरी इजीली, हम आसानी से किनारे पे आ जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये जो रेडिएशन एमिट हुआ है इसका एक मोमेंटम है और ये मोमेंटम मेंटेन होना है। नाउ दिस मोमेंटम आपको पता है कि एनर्जी को अगर स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दे, सो वी गेट द पीए, दैट्स मोमेंटम, एंड पीए इक्वल्स टू ई गामा अपॉन सी, जहां पे सी जो है लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ओके। अच्छा, अब ये जो एमिट न्यूक्लियस ने वहां से एनर्जी निकाली है उसकी क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो पीछे को जा रहा है, ओके। आगे को फोटोन निकला और पीछे को क्या होगा, वो एक एनर्जी से अगर पीछे को मूव करा तो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके। तो एमिटर न्यूक्लियस जो होता है वो रिकॉइल करता है सेम मोमेंटम से जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट है। आई टोल्ड यू दैट जितनी वेलोसिटी से पीछे गया वो वी है, और वो न्यूक्लियस यानी कि कोबाल्ट 57 जो कि रेडियो एक्टिव स्टेज में था, या फिर हम कौन सा स्टडी करते हैं 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उस वहां पर आयरन 57 एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि उसका न्यूक्लियर एनर्जी लेवल 3/2 है और वो नीचे आना चाहता है 1/2 में बाय एमिटिंग 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ गामा रेडिएशन, ठीक है। नाउ एक आगे बढ़ने का मोमेंटम हो गया, इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए न्यूक्लियाई जिससे कि ये फोटोन निकला है वो पीछे को जा रहा है, उसकी एक वेलोसिटी है वी और एक मास है m। नाउ आपको यू नो दैट p ऑल्सो इक्वल्स टू m इंटू वी। अब अगर ये m इंटू वी है तो आप देखिए ये pa और किसके बराबर है, ई गामा अपॉन सी। हमने ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ पे ले लिया एंड इक्वलाइज्ड बोथ बिकॉज देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ रिकॉइल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वो मास जिससे कि फोटोन एमिट हुआ है, और वो वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी जिससे कि वो पीछे आया है, क्योंकि पहले वो रेस्ट में था तो जीरो था उसका मोमेंटम, उस फोटोन के निकलने से जो आगे मोमेंटम मिला है उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए ये न्यूक्लियाई पीछे को जा रहा है, ओके। नाउ यू सी इफ इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, नाउ ये यहाँ पे ये कैसे आया है, देखिए एम वी क्या है, पी ए, ओके। एम वी इज इक्वल टू पी ए, तो एम वी स्क्वायर को करने के लिए आपने पहले पी स्क्वायर लिख दिया, पर यहाँ पे पी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, पर हमें कितना चाहिए, एक ही एम चाहिए, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया इसको, एम से, बिकॉज पी स्क्वायर करने से ये एम स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाता है, ओके। वेट, आई एम ट्राइंग, ओके, आई थिंक, okay, meeting has been unlocked, I hope. Any problem then again say, I will check it up. अब ये जो है एनर्जी नाउ क्लियर, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और एम वी कितने के बराबर है, मोमेंटम, तो हमने पी स्क्वायर कर दिया। अब पी स्क्वायर किया तो आई नो, देखो मैथ्स के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फॉर बायो स्टूडेंट्स ऐसे छोटे छोटे आपके पास जो आते रहेंगे, अब ये आपको क्यों देखना है, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे आस्क नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, मॉसबॉर में डॉपलर वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, इसके काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो यही फॉर्मूले घूम फिर के लगते हैं मोस्ट ऑफ द जगह पे। सो टेक केयर दैट इफ इट इज एम वी इट इज पी स्क्वायर कर दिया तो एक m एक्स्ट्रा आ गया, उसको बैलेंस करने के लिए m से डिवाइड कर दिया, हाफ ऑलरेडी था, तो दिस रिलेशन, इसके रिलेशन से क्या फायदा है, अगर हमें मोमेंटम पता हो और मास पता हो तो एनर्जी, रिकॉइल एनर्जी आराम से निकल जाएगी। नाउ यू सी दैट, अब आप इसमें से देखिए ये दिस ई गामा पी ए किसके बराबर है, ई ए अपॉन सी। अब आपने पी ए स्क्वायर किया है ना, तो क्या कर देंगे, ई का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और 2m यहां से कैरी फॉरवर्ड हो गया, ओके। सो
अब हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, रिकॉइल वेलोसिटी को किससे कंपेयर कर लिया है, कितनी एनर्जी एमिट हुई है। देखिए मास हमें पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट हमें हमेशा पता होती है। ओके, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट रिकॉइल एनर्जी, और एमिशन कितना गामा हुआ है अगर हमें ये पता लग जाए तो वी कैन कैलकुलेट द रिकॉइल एनर्जी। अब क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रीजन या इससे लोअर एनर्जी के एमिटर्स होते हैं, यहाँ पे जो लोअर एटॉमिक वेट के मेंबर्स हैं, उनका जो है वीआर यानी कि जो रिकॉयल है वो काफी कम होता है। मास कम है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम कम हो गया तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो दैट वी कैन निग्लेक्ट, और यानी कि इंटर्न आप एनर्जी को आपने निग्लेक्ट कर दिया। अब लेकिन बड़े न्यूक्लियाई में वीआर सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि गामा रेडिएशन ज्यादा निकल रहा है। जितना गामा रेडिएशन निकलेगा, जितना उसका मोमेंटम होगा, उसको कंजर्व करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, उतना ही रिवर्स जो है इसका वेलोसिटी होगी। ओके, तो अगर ज्यादा गामा रे निकल रही है तो ज्यादा वीआर, कम गामा रे निकल रही है तो कम वीआर, और वीआर कम ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा हो जाएगी तो एनर्जी कम या ज्यादा। सो इन स्मॉल न्यूक्लियस वी आर इज वेरी लेस, सो इसलिए जो है ई आर इज ऑल्सो वेरी लेस। तो हम इसको सिग्निफिकेंटली स्टडी करने के लिए हमें हायर न्यूक्लियाई चाहिए। दैट इज वाई आई वाज सेइंग दैट इन मॉसबार वी स्टडी द हायर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे हमेशा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा रेडिएशन एमिट करता है, तो 3/2 से 1/2 आने में जितनी एनर्जी लगी दैट इज द न्यूक्लियर ट्रांजिशन एनर्जी, कि उतना एमिट करके ही वो 3/2 से 1/2 आएगा या 1/2 से 3/2 पे जाएगा एब्जॉर्ब करके। लेकिन एनर्जी और कहाँ यूज हो जा रही है, जो गामा एनर्जी निकल रही है वही तो एनर्जी आउट हो रही है फोटोन के रूप में, उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ यूज हो गई, उस न्यूक्लियस को वापस वेलोसिटी देने में, जो वो पीछे को बैक आउट कर। ओके, तो आई वॉज टेलिंग यू एट दैट टाइम कि जितनी एनर्जी निकलती है उतनी गामा एनर्जी पूरी एब्जॉर्बर के पास नहीं पहुंच पाती है। सो व्हाट इज द कैच, कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकली, यहाँ फोटोन निकला, एंड सम ऑफ इट्स पार्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग न्यूक्लियाई इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसको और ध्यान दीजिए, अब जब ये गामा रे निकल के एब्जॉर्बर के पास पहुंचेगा, जैसी, अब आप सोचिए आप खड़े हैं, पीछे से कोई चीज आपको धक्का देगी तो आपको वो एनर्जी तो मिली, पुश तो मिला, पर क्या हुआ, आप थोड़ा सा आगे को खिसक गए, होता नहीं होता है। सिमिलरली द न्यूक्लियाई इज इन रेस्ट पोजीशन 1/2, अगर वो उसको एब्जॉर्ब करेगा तो उसको एब्जॉर्प्शन एनर्जी चाहिए कि वो 1/2 से 3/2 में एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, बट सम ऑफ द एनर्जी किस में यूज हो जा रही है, वो जो आगे को पुश हो गया। ओके, सो सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी दोनों के पास रिकॉइल वेलोसिटी होती है। सोर्स पीछे को मूव करेगा और ऑब्जर्वर आगे को मूव करेगा। ओके, सो नाउ यू सी दैट इफ अगर हम कंपेयर करें तो देखिए गामा एनर्जी तो निकल रही है। ओके, नाउ लेट मी सी, एमिशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी। एमिशन में आप कहिए कि रिलीज हो रही है, और एब्जॉर्प्शन में जो है वो उसको एब्जॉर्ब करनी है। एब्जॉर्बर को इतनी सारी एनर्जी चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए, तब जाकर के वो 1/2 से 3/2 में पहुंचेगा। पर क्योंकि थोड़ी पार्ट ऑफ द एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन द मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियाई टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो यू सी ER में कन्वर्ट हो गया, तो E ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी ही लगी, रेस्ट वॉज यूज्ड इन द मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। और जो एमिशन है वहां पे क्या हो रहा है कि जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, 3/2 से 1/2 में, इतनी ही एनर्जी निकल रही है। अब लेकिन थोड़ी एनर्जी कहाँ यूज हो जा रही है, यहाँ पे किस में यूज हो रही है, आपकी जो बैक जा रहा है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि ये जो लॉस है, इस लॉस को जब आप मेकअप करोगे तभी तो एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। क्लियर? सो in the case of emission there is a loss of recoil velocity जो हमें मेकअप करना है। इसलिए न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए आपको ई गामा
और ई आर जो है वो इसमें से माइनस हो जा रहा है। ई टी में से कितना क्या माइनस कर दे रहे हैं आप? ई आर, देन यू गेट द ई गामा। ओके, और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि जो आपको न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए, साथ में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि सम ऑफ द एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर द न्यूक्लियाई बीइंग फॉरवर्डेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द कैप्चर ऑफ द एनर्जी बाय द न्यूक्लियाई। ठीक है, अब एनर्जी जो है, दैट इज वाई एवरीवेयर इन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन दिस ई आर जो है वो एग्जैक्ट मैचअप नहीं होने देता है ई गामा को ई ट्रांसफॉर्मेशन से। ई गामा जो निकल रही है और ई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द न्यूक्लियाई फ्रॉम 3/2 to 1/2 स्टेज और 1/2 to 3/2 न्यूक्लियर लेवल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई। क्लियर? नाउ यू सी दैट अगर जो है रिकॉइल हो रहा है, दिस आई हैव टेकन, आई थिंक जो आपको नोट दिया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री वाला, उसी में ये डायग्राम है। इट इज एक्सप्लेनिंग इन अ गुड वे। अगर ये न्यूक्लियाई देखिए पीछे को चला गया तो देखिए इसको थोड़ी सी कम एनर्जी महसूस हुई एब्जॉर्बर को। अगर ये पूरी एनर्जी यहां मिल जाए, वॉट एवर, देर इज नो रिकॉइल, ये रिकॉइल हो ही ना, स्टैग्नेंट ऐसे ही खड़ा रहे और ये पीछे को मूव ना करे, तो क्या होगा? इट विल गेट ऑल ऑफ द एनर्जी टू द एब्जॉर्बर। तो ये देखिए ये भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू मूव। यहाँ पे हमने लिखा है, आपने अब आप याद करिए, मैंने आपको वहां बताया था कि उसको रोडियम के क्रिस्टल लैटिस के अंदर रखते हैं हम, जो कि क्यूबिक होता है। इफ यू रिमेंबर कि सोर्स को हमने क्या किया था, आयरन कोबाल्ट जो 57 प्रिकर्सर था आयरन का, उसको हमने किस में रखा था? रोडियम के क्रिस्टल लैटिस में, जो कि क्यूबिक था, ताकि सिर्फ आइसोमर शिफ्ट हो, कोई और जो है क्वाड्रोपोल या फिर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग वहां पर ना हो, एंड वी शुड गेट द गामा रेज ऑफ 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू एलिमिनेट। अब यही मॉसबॉर ने काम किया था, दिस वाज हिज PhD achievement, that he was able to get rid of this recoil energy. Now this we have already discussed. इसको अब एक जस्ट एक रिकैप है कि जो एमिटिंग न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ एनर्जी टेकअप कर लेता है, कहाँ से? न्यूक्लियस की जो एनर्जी ई गामा निकल रही है ट्रांजिशन के दौरान, इसलिए न्यूक्लियस से कम एनर्जी निकलती है। कम एनर्जी निकलती है यानी कि सम ऑफ इट हैज बीन यूज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड कन्वर्सली हम क्या कह सकते हैं, जो एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियाई है इसको थोड़ी ज्यादा गामा रे एनर्जी चाहिए होगी, बिकॉज क्योंकि सम ऑफ द एनर्जी इज अगेन टेकन बाय द न्यूक्लियस एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड। तो आप सोचिए, थोड़ा एक बैकवर्ड गया और एक फॉरवर्ड गया। इसको बैचअप करने के लिए हम एमिटर को भी और एब्जॉर्बर को भी रिजिड सॉलिड लैटिस में रखते हैं। ठीक है, दोनों को, एब्जॉर्बर को भी और सोर्स को भी। हमको पता है कि जो लैटिस के सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ रहे होंगे, आई थिंक इट इज इन दिस ईयर ओनली, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं सॉलिड स्टेट में, दे आर क्वांटाइज्ड एंड दे कम इन द पैकेट्स और फोनॉन्स। ओके, एंड रिकॉइल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू द लैटिस इन सच अ अमाउंट। आप सोचिए, अर्थ से कोई चीज स्केप वेलोसिटी से जा रही है, तो इतनी बड़ी अर्थ से एक छोटा सा चीज जाता है ना, तो अर्थ तो नहीं हिलती ऐसे। ओके, ऐसे ही तो जब आप उसको मास को बड़ा कर देते हैं, जिसमें से वो न्यूक्लियाई एनर्जी फोटोन जो है वो निकल रही है, देन यू सेव द रिकॉइल। आप जैसे अब आप आई एम कमिंग बैक टू दैट, जो आई वाज टेलिंग यू कि एनसीसी में बोरे के ऊपर रख करके कंधा टिका के देन यू यूज टू एम दैट राइफल, सो दैट द योर बॉडी मास इज विद दैट बैग सैक, उसके साथ भी आपका मास एड ऑन हो जाता है। नाउ इट इज अ बिग मास एंड नाउ योर शोल्डर डजंट फील दैट मच रिकॉइल एज इट वाज फीलिंग विदाउट द सैंड बैग।
ओके। सिमिलरली द बोटमैन ने जब उसको पकड़ लिया और उसको एंकर कर दिया बोट को, नाउ द बोट के मास के साथ में मास उस एंकर का जो कि पूरा नीचे जमीन में डाउन द अर्थ हैज बीन होल्डेड, इट इज बीइंग एडेड, और इफ द बोटमैन इज होल्डिंग द बोट, अगर वो होल्ड कर रहा है तो उसका भी मास जुड़ गया, तो अब आपको फील नहीं होता है कि वो बैकवर्ड जा रहा है, एंड यू आर इजीली टू स्टेप अप टू द शोर। सो सिमिलरली हियर हम एमिटर और एब्जॉर्बर दोनों को रिजिड सॉलिड लैटिस में रखते हैं और इनके जो वाइब्रेशंस है वो क्वांटाइज्ड होते हैं, एंड जो पूरे लैटिस का रिकॉइल मोमेंटम होगा वो जो है काफी कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी या ये एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि लैटिस का मास बहुत ज्यादा है। ओके, अब आप वो अगर अपना याद करिए वो क्या हो रहा था, हाँ, p² बाय 2m, रिकॉइल वेलोसिटी ER क्या आ रही थी, p² बाय 2m। अब सोचिए जितना m बड़ा होता चला जाएगा उतना ही रिकॉइल वो क्या होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी। रिकॉइल एनर्जी वॉज E इक्वल्स टू p² बाय 2m। तो इंक्रीज करिए m को और रिकॉइल को जो है वो कम होता चला जाएगा। सेकेंडली, होल लैटिस जो है वो ये एटॉमिक मास यूनिट में को एक पूरा एक बना देता है, इट बिकम्स अ सिंगल मास, सो द रिकॉइल एनर्जी इज स्मॉलर देन क्वांटम, इतना ज्यादा मास हो जाता है। ओके, नाउ सेकेंड थिंग हम क्या ध्यान देते हैं कि जो सोर्स होता है और जो सैंपल होता है दोनों को लो टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि थर्मल मोशंस ना हो। थर्मल मोशंस इसके नहीं होंगे तो और भी जो है वो रिकॉइल इज वेरी लेस। नाउ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ m यहाँ पे क्या हो गई, ये सिर्फ एटॉमिक मास नहीं हो रह गया है, होल लैटिस ये कितना बड़ा हो जाता है, ओरिजिनल जो क्रिस्टल था उससे 100 या 1000 टाइम्स ग्रेटर मास हो जाता है। Now the VR is negligible and so ER recoil energy is also negligible. Okay, and this is a catch, एक और next catch है कि अगर E गामा एनर्जी 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब है तो नियरली सारे इवेंट्स जो हैं वो लैटिस वाइब्रेशंस को एक्साइट करते हैं, तो और ऐसे वाइब्रेशंस जो है बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन पे होते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट इसलिए ध्यान करने का, आगे जाके हम देखेंगे इफ यू हैव टू मूव फॉर मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी देन व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस हैं। तो एक लिमिटेशन क्या है, 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हो जाएगा तो लैटिस वाइब्रेशंस एक्साइट हो जाएंगे, यानी हम कोशिश करें कि 150 keV से थोड़ा कम वाले ट्रांजिशंस को स्टडी करें। आई थिंक ना यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि हम 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उसको स्टडी कर ले, ना कि ज्यादा वाले को। ओके, अब जितना टोटल रेडिएशन का प्रपोर्शन एब्जॉर्ब हुआ है, किससे एब्जॉर्ब हुआ है, सैंपल के द्वारा, वो क्या कहलाएगा, रिकॉइल फ्री फ्रैक्शन। क्लियर, द रेडिएशन विच हैज बीन एब्जॉर्ब। अब ये देखिए ये टेम्परेचर से वेरी करता है, मैंने आपको बताया, तो वी आर ऑलवेज ट्राई टू कूल द सोर्स एंड द सैंपल एट द लोअर टेम्परेचर। एक और कैच है, व्हाई आई एम टेलिंग यू कैच, देखिए कैच का मतलब ये होता है कि हम उसको वाइब्रेट क्यों, यहाँ पे फॉर इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाई वी आर मूविंग, व्हाई वी नीड टू स्टडी ओनली सर्टेन न्यूक्लियाई। ऐसा नहीं है NMR की तरह कहीं पे भी हाइड्रोजन होगा पढ़ ले, कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो IR पढ़ ले, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं दे आर ऑल बिकॉज ऑफ दीज कैच, बिकॉज 150 keV से बढ़ाओगे तो लैटिस वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा वाइब्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, VR बढ़ जाएगा, VR बढ़ जाएगा तो रिकॉइल एनर्जी बढ़ जाएगी, रिकॉइल एनर्जी बढ़ जाएगी तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जितना गामा रेडिएशन एब्जॉर्बर को चाहिए इट इज नॉट गोइंग टू गेट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितना जो मॉसबर्ग रेजोनेंस की डेप्थ है यानी कि यूटिलिटी है, ये किस बात पे डिपेंड करती है कि कितना रिकॉइल लेस ट्रांसमिशन सोर्स ने दिया है और कितना रिकॉइल लेस ट्रांसमिशन एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब किया। अब ये देखिए NMR वगैरह में ऐसी कोई बात नहीं थी, आप सिर्फ किस पे कंसिडर कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट पे आ जाए ताकि हम उन्हें एक्साइट कर सकते थे, वहां पे दे ही बात थी। यहाँ पे क्या है,
ग्राउंड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है और एक्साइटेड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी एनर्जी निकलनी है उससे ज्यादा ना हो जाए। एंड देन दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा, हमेशा जो एग्जैक्ट न्यूक्लियाई जो आइसोलेटेड आयरन है 57 की जो डिमांड जो एनर्जी डिफरेंस है इट डिफर्स विद दैट। और अगर कहीं ये क्वाड्रुपोल या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लेवल पे आ गया, देन बिसाइड्स द चेंज इन एनर्जी डिफरेंस देयर विल बी आल्सो द स्प्लिटिंग होगी। तो क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा सिग्नल्स, इंस्टेड ऑफ सिंगल यू आर गोइंग टू गेट मोर देन वन पीक। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन स्कैटरिंग भी होती है। ठीक है, देखिए जब एनर्जी गामा निकल रही है उस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं, दैट इज द फ्लोरेसेंस। जो है वो आपका क्या है, गामा रे फ्लोरेसेंस। ओके, और जब वो एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या कहलाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज द रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन। तो फ्लोरेसेंस होगा जब निकल रहा है, तो वहां पे क्या फिनोमिना हो रहा है, इट इज द फिनोमिनन ऑफ फ्लोरेसेंस। और जब, अब आप याद करिए आपने फ्रैंक काउंटन प्रिंसिपल, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड ऑल दैट यू हैव स्टडीड। ओके, सो व्हेन the gamma ray is being emitted out, it is the fluorescence. When the absorber is absorbing energy, it is the resonance absorption. अब आप याद करिए, मैंने आपको एक काफी पहले I think time back we discussed a structure. Okay, now let me see. It should be, where is it? Okay, yes, this is the structure. यहाँ देखिए आपको बताया था ना कि बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। ये देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्पटन, फोटॉन्स, आपको बताया था कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड देन एक्सरेज निकलेंगी, है ना। याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर के से इलेक्ट्रॉन निकला तो एक चांस क्या होगा, एल वाला के में चला गया, एम वाला एल में चला गया, देयर कैन बी प्रोसेस। और बाहर जो है न्यूट्रिनो निकल रहा है कि बाहर फोटोन निकल रहा है, दैट विल डिसाइड कि कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स है कि ऑगर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होंगे, इसीलिए उसमें लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी चल रहा होगा एंड अदर थिंग्स, फ्लोरेसेंस एंड कॉम्पटन इफेक्ट भी हो रहा होगा। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप डालोगे, अगर इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड तो कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, कॉम्पटन इफेक्ट आ जाएगा। सारे इफेक्ट्स चल रहे होंगे, बट जो हमारा गिगर मुलर काउंटर है दैट विल बी स्टडिंग ओनली द गामा रे काउंट्स। क्लियर? सो नाउ कमिंग बैक टू आवर, हम जहां पर थे वहां आते हैं, एंड देन ओके नाउ यू सी, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज द, अब बात आती है कि क्या कंडीशंस चाहिए मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, जो हमने अभी पहले आपसे बात करी। ओके, देखिए दिस वाज द प्रोसेस गोइंग ऑन कि कोबाल्ट 57 270 डेज का इसका लाइफ टाइम है, 860 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करके ये इस स्टेज पे आ रहा है। यहां से ये 91%, यू सी 91% कन्वर्जन होता है एक्साइटेड 3/2 स्टेज में, और 9% डायरेक्टली 136 केईवी रिलीज करके ये पहुंच जाता है ग्राउंड स्टेट हाफ पे। ओके, नाउ दिस एक्साइटेड I 3/2 हैज गॉट ओनली 99 नैनोसेकेंड्स, इतना ही लाइफ टाइम है। ऐसे कन्वर्ट होते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर सीधे सीधे 57 Fe में, जो ग्राउंड स्टेट जो न्यूक्लियर लेवल हैविंग द I इक्वल्स टू हाफ। ओके, नाउ दिस इज द, एंड वी आर स्टडिंग दिस प्रोसेस, हम इस वाले प्रोसेस को अपने मेथड, आई मीन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यूज दिस प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, क्या है, देखिए पहली बात क्या थी कि एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर ट्रांजिशन ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा होनी चाहिए कि हमको न्यूक्लियर कि हमको गामा ट्रांजिशंस मिल सके, लेकिन 150 केईवी से ज्यादा ना हो। आपको बताया था ना लेटेस्ट शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कि सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन जो है वो डीके करना चाहिए। ओके, समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10% ऐसे आया है, 91% इधर जाके फिर 10 और ये से डिवाइड हो रहा है। ज्यादा अच्छा होता ये और ज्यादा हो जाता, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ट्रांजिशंस होंगे, तो क्या होगा, इंटेंसिटी आपको उतनी अच्छी मिलेगी। ओके, इंटेंसिटी से हमेशा याद रखिए यहाँ पे क्या होगा,
बहुत सोर्स भी बहुत सारे गामा ट्रांजिशंस गामा रे काउंट्स भेज रहा है, तो गीगर मुलर काउंटर कहेगा इट्स 100 बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे ही एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही क्या होगा, गामा रे काउंट्स जो है डिटेक्टर को कम दिखने लगेंगे। तो इफ यू रिमेंबर आई वाज मेकिंग यू वी शेप ऑफ ग्राफ, वैली शेप, तो वो नीचे को आने लगेगा। जहां पर मिनिमम ट्रांजिशन मिल रहे हैं दैट मीन्स दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आप कैसे स्टडी कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ओके, नाउ वी विल मूव टू दैट ऑल्सो, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब पहली बात तो ये हो गई 10 से 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी हो हमारी, सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन एक्साइटेड न्यूक्लियाई का हमेशा डीके करे, और एक्साइटेड स्टेट का जो न्यूक्लियाई, अब देखिए सीधे अगर आप इसको नहीं लेंगे ना, आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है, तो यू शुड हैव अ गुड प्रिकर्सर। या अब नाउ हियर इट इज अ 270 डेज, मींस अगर आज मैंने ये लिया है तो आई हैव गॉट अ टाइम ऑफ 270 days टू सेटअप ऑल माई एक्सपेरिमेंट्स एंड गेट इट डन। सो एक जो प्रिकर्सर हो वो लॉन्ग लिव्ड हो और इजी टू हैंडल। यू सी, ये जो हमारा प्रिकर्सर है लॉन्ग लिव्ड भी हो, उसको हैंडल करना इजी भी हो। क्लियर? नाउ जो एक्साइटेड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्साइटेड टाइम है, स्टेट का लाइफ टाइम है, वो ज्यादा होना चाहिए कि सर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वहां पे हमको पीक को हम सही से स्टडी कर सके। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। सोचिए क्यों, देखिए आगे अभी आगे जाके इट विल बी क्लियर। जस्ट थिंक यू विल ऑलवेज गेट 2 ग्राफ्स, है ना, हमारे पास 2 चल रहे होंगे। एक क्या होगा, वन इज सोर्स अपना गामा रेज दे रहा है, सो यू विल गेट अ सर्टेन ग्राफ की बहुत सारा गामा रे दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सोर्स। और एंड जो एब्जॉर्बर वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करके जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा फिर वापस आएगा, वो भी रिलीज करेगा फिर गामा एनर्जी को, वो ऊपर ही नहीं रहेगा बिकॉज उसकी एक्साइटेड स्टेट कितनी है, 99 नैनो सेकेंड्स ही है। द मोमेंट इट विल एब्जॉर्ब इट विल अगेन कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके, तो क्या है कि अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी निकल रही है वो क्या निकल रही है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और आपका जो है ये कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक्स रेज निकल रही हैं, नंबर ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, ये सारी चीजें हो रही हैं। और तो आपको जो गीगर मुलर काउंटर में तो यू आर गेटिंग नंबर ऑफ काउंट्स, एंड उनमें से बहुत कम ऐसा होगा एनर्जी जो कि एब्जॉर्बर के मतलब की होगी, विच इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब टू गेट इट एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? देखिए एनएमआर में क्या होता है, एनएमआर की एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां पे हम आपसे क्या कहते हैं कि आप 100 से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच की सारी एक बार में एनर्जी दे देते हैं, तो जो उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो वट एवर दे नीड, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट प्रोटॉन्स की, वो उसमें से टेकअप करके दे गेट एक्साइटेड। जो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें आप क्या कहते हैं, हमने तो 100 से 200 तक सब दी थी, जो एब्सेंट हो गई यानी दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोटॉन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जीज आ रही है। इट्स नॉट कि खाली आपका गामा रेज आ रही है, यू आर गेटिंग एक्स रेज एंड ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स, ऑगर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ देम आर कमिंग। आपको तो सब काउंट्स के रूप में मिल रहा है, उसमें से पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड बाय द एब्जॉर्बर। तो अगर ये बहुत शार्प होगा, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट का जो हमारा ग्राफ बनेगा, इफ इट इज वेरी शार्प, तो वो एक दूसरे के संग मर्ज नहीं करेगा। नाउ वी विल कम टू दिस, जस्ट ये दिमाग में याद रखिए कि हमको एक कैच पे डिस्कशन करना, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था व्हाई वी आर मूविंग। सिमिलरली सेकेंडली आई टोल्ड यू दैट द एनर्जी काउंट शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150। ओके, तो ये याद रखिए कि एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा होना चाहिए ताकि अनसर्टेनिटी ना हो, लेकिन इतना भी जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही शार्प पीक बन जाए। वी डोंट नीड अ वेरी शार्प पीक। सेकेंडली जो ग्राउंड स्टेट आइसोटोप है दैट शुड बी स्टेबल और नेचुरली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, या ये एनरिच्ड हो, यानी कि जिस ओर में आप यूज कर रहे हैं, आपको पता है देयर कैन बी नंबर ऑफ कंपाउंड, सो इफ वी आर स्टडिंग FeSiO4 देन देयर शुड बी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ आयरन इन दैट।
नाउ क्रॉस सेक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई. क्रॉस सेक्शन अभी वी विल डिस्कस इट. क्रॉस सेक्शन यानी कि एक्साइटेड एमिटर का ग्राफ एंड द एब्जॉर्बर का ग्राफ, दे हैव टू match somewhere. This 6 point will be clear to you in the coming. Now you see 14.4 इलेक्ट्रॉन KeV की डिमांड है, तो फर्स्ट पॉइंट ओके हो गया, इससे कम है. देन सिर्फ 10% डीके हो रहा है, तो सेकंड वाला पॉइंट अच्छा नहीं जा रहा है. ओके, सेकंड पॉइंट अच्छा नहीं जा रहा है क्योंकि 10% यहाँ पे डीके हो रहा है. लेकिन 6th पॉइंट ओके है. 6th पॉइंट क्या है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई. हियर आई एम सेइंग यू एंड इन द कमिंग टाइम यू विल सी इट. सेकेंडली हमने आपसे कहा था ये इजीली मिल जाए. कौन सा प्रिकर्सर हमारे लिए इजी टू हैंडल हो एंड दैट शुड बी, उसको स्टेबल होना चाहिए. तो ये 270 डेज का इसका टाइम है और इसको वी कैन गेट इट इजीली बाय साइक्लोट्रॉन radiation of iron D1N57 cobalt. By in the using this compound in the cyclotron we easily get the cobalt 57, यानी कि जो प्रिकर्सर है. अब ये भी आसानी से मिल रहा है. ग्राउंड स्टेट स्टेबल है, आप देखिए बहुत स्टेबल है 57, और नेचुरल अबंडेंस इसकी 2% हर आयरन के कंपाउंड्स में है. ठीक है. नाउ हमारा जो ये 57 कोबाल्ट है इसका 270 डेज लाइफ टाइम है. सो जो थर्ड पॉइंट था कि इसका एक प्रिकर्सर लॉन्ग लिव्ड भी हो, इजी टू हैंडल भी हो, एंड द की ग्राउंड स्टेट भी स्टेबल हो और फेयरली नेचुरली अवेलेबल हो. दीज पॉइंट्स हैव बीन सेटिस्फाइड बाय दिस ट्रांजिशन. विच वन? That the I33/2 iron in the excited state 57 is coming back to the iron 5726 where the nuclear energy is I equals to half. Okay. Now you see that ये जो है इसका नैनो कितना है 99 नैनो सेकेंड्स. एक्साइटेड स्टेट का हम जो चाह रहे थे कि बहुत कम भी ना हो और बहुत ज्यादा भी ना हो. सो दिस इज जो है ये 100 नैनो सेकेंड इज आइडियल. सो इट हैज गॉट अ 99. नाउ आई टोल्ड यू दैट लाइटर एलिमेंट्स सूटेबल नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन हाई होती है. यहाँ पर हाई एनर्जी की हमें बात करनी पड़ती है. एंड वहां पे आपको बताया था कि रिकॉइल वेलोसिटी एंड रिकॉइल एनर्जी, ऑल दैट वी हैव टू टेक केयर. सो आयरन, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, जिनॉन एंड गोल्ड एस, ये जो है दीज आर दी रेलेवेंट न्यूक्लियाई फॉर मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी. Now these has been highlighted, the black having red, they are used widely for the Mossbauer spectroscopy. Okay, these are being used very widely. So the one which are black और उसके अंदर red है वो ज़्यादा active है. They are randomly और regularly utilized. इसमें भी iron and tin are used most widely. और आप सोच सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट डे ही कहा कि राइट फ्रॉम आयरन नेल टू सैटेलाइट हमारे पास हर जगह ये न्यूक्लियाई, आयरन इज एवरीवेयर. ओके. सो नाउ लेट्स हैव अ रिकैप कि मॉसबॉर स्पेक्ट्रम क्या है. जो एक्सरे का ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू एब्जॉर्बर एज अ फंक्शन ऑफ डॉपलर वेलोसिटी. मैंने आपको बताया ना, जो भी इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि जो भी लॉस हो रहा था, अब आपको यहाँ देख के क्लियर हो गया होगा कि जब वो आगे मूव फोटोन एनर्जी निकल रही है तो न्यूक्लियाई को जो पीछे कम बैक आना पड़ रहा है उसको मेकअप करने के लिए हम सोर्स को धीरे धीरे मूव करते हैं टू एंड फ्रो. ओके. नाउ दैट वो कम व्हाई इट इज गोइंग बैक एंड व्हाई द एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियाई इज मूविंग फॉरवर्ड टू हैव द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Okay, and that is always equal and opposite. Now अगर सिंगल लाइन मॉसबॉर स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो अभी तक आपने पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि एमिटिंग और एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियाई आइडेंटिकल एनवायरनमेंट में है, तभी सिंगल लाइन मिलेगा हमको. ठीक है. बस क्योंकि आइसोलेटेड में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एब्जॉर्बिंग में जो एनवायरनमेंट बदल गया क्यूबिक, उसकी वजह से यू गेट अ E1 डैश एंड E2 डैश. बट you are going to get a single line if the environment is identical. अब ये कैसे करते हैं, जो कोबाल्ट, कैसे आप आयरन एक्साइटेड इस लेवल पे जाते हैं. अब आप याद करिए जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, फिर वो रेडियो एक्टिव होकर के देन व्हाट इट डज,
जब वो रेडियो एक्टिव हो जाता तो बीटा डीके, रिमेंबर बीटा डीके, नाउ इट वाज बीटा माइनस डीके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हायर लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। नाउ हेयर कोबाल्ट न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके आयरन 57 एक्साइटेड में बनाता है, और ये कैप्चर कहाँ पे होना चाहिए, के शेल में, टू गेट द हायर एनर्जी। एंड दिस एक्साइटेड जो होता है वो 99 नैनो सेकेंड्स के लिए होता है, ये रैपिडली ड्रॉप करेगा ग्राउंड स्टेट में। नाउ यू सी ये एनर्जी आप ऐसे यू कैन रिमेंबर कि बिकॉज एवरी टाइम दिस इज गोइंग टू कम इन दिस वे ओनली इन द आयरन के केस में, जब भी कोई एग्जाम्पल पूछा जाएगा। सो 2.30 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल्स पर न्यूक्लियस, ओके। नाउ E इक्वल्स टू एच न्यू, सो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 की पावर 18। अब आप देखिए गामा रेडिएशंस कहाँ चलते हैं, 10 की पावर 18। अगर आप पहले वाले में याद करिए जो पूरा का हफ्ता नहीं भी है तो आप, मैंने आपसे कई बार कहा है, आपने जब ये बैनवेल में या बुक में फर्स्ट डायग्राम है, यू शुड लर्न इट, कि वो एनएमआर से स्टार्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके गामा रेडिएशंस तक किसकी कितनी होती है, कहाँ 2.5 से 15 म्यू आएगा तो आपको पता हो जाए कि आईआर की बात हो रही है, 800 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं, तो विजिबल एंड यूवी की तरफ की बात कर रहे हैं, तो यू शुड हैव एन आइडिया, बिकॉज आई टोल्ड यू कि बिना उस एनर्जी के यू वोंट बी एबल टू डिस्कस इट। नाउ सेकेंड, जो एब्जॉर्बर न्यूक्लियस है वो क्या है हमेशा, दैट इज ऑलवेज 2% नेचुरली एबंडेंट, ओके, और ग्राउंड स्टेट में रहता है, और अगर इसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती देन इट कैन गो फ्रॉम I½ to I3/2, and there again 99 after 99 nanosecond it has to come back. हम स्टडी किससे करेंगे, गिगर मुलर काउंटर या स्किंटिलेशन काउंटर से, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, ये जो रिकॉइललेस ट्रांजिशन है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यू सी दैट इफ दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ओके, देन रेजोनेंस भी इसके बिल्कुल बराबर हो। आई टोल्ड यू जब पहली बार निकल रहा है तो इट इज द रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, and this is the resonant absorption. अब एक बात ध्यान दीजिए, हम ये अगेन जस्ट आई एम हैविंग अ रिकैप ऑफ जो हमने अभी तक सारा डिस्कस किया है कि NMR NQR में आपके लिए ग्राउंड स्टेट इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कहते हैं कि वी नीड मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द ग्राउंड स्टेट टू गेट इट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। नाउ हेयर बोथ आर इंपॉर्टेंट, ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हमको डिफरेंस ऑफ एनर्जी के लिए दोनों के लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। नाउ वन मोर थिंग, नाउ नेक्स्ट इज द जो फोटोन एमिट हुआ है, ओके, वट एवर फोटोन इज बीइंग एमिटेड, इस एनर्जी ऑफ एटम इज कन्वर्टेड, एनर्जी जो उसी एटम से एनर्जी निकल रही है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन, और वही एनर्जी यूज करके वो पीछे को जा रहा है रिकॉइल के लिए। तो दैट इज वाई जो एनर्जी एमिट करने वाले न्यूक्लियाई ने पहले निकाली है, और जो बाद में आई मीन टू से दैट कि एनर्जी रिलीज करने से पहले और बाद में वट एवर इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू एमिटेड फोटोन, फोटोन के बराबर ही वो एनर्जी है, बट दैट पार्ट ऑफ इट हैज बीन यूज्ड टू रिकॉइल। Now if it is being used as recoil, then it will move because of the conservation of momentum to the opposite direction. अगर मूव करेगा तो velocity होगी, kinetic energy कितनी होती है, half mv square, okay. Now you see again half mv square, it means momentum upon 2m, okay. And this is all revision, just a recap, because I don't have here blackboard to write it again, so I have to make again the same slide. Then you always remember, you see I was telling you that energy equals to p square upon 2m. जैसे ही हम मास को बढ़ाएंगे तो ये रिकॉयल एनर्जी कम होती चली जाएगी, एंड इसके लिए हम क्या करते हैं, लैटिस के अंदर सोर्स और एब्जॉर्बर दोनों को ही प्लेस करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब दूसरी बात हमने देखी कि एक एमिटिंग न्यूक्लियस है और एक एब्जॉर्बर है ना। तो एमिटिंग में क्या हो रहा है, रिकॉयल एनर्जी का लॉस, रिकॉयल एनर्जी क्या थी, p²/2m, और एब्जॉर्बर की संख्या है, इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही हम सोचेंगे कि वो एब्जॉर्ब करके
हायर स्टेज में जाए वो आगे भी उसको धक्का लगाना है. इट हैज टू मूव फॉरवर्ड ऑल्सो टू गेट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग द कमिंग फोटोन. अगर वो इसको ले रहा है तो इट विल मूव फॉरवर्ड. सो हमको ये एनर्जी भी चाहिए. ये जो एमिट हो रही है इसमें से पार्ट विल बी यूज्ड एज रिकॉइल. अगर हम चाहते हैं कि एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म कर जाए देन वी नीड दिस मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, तो यू कैन से दैट कि जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन लाइन होगी वो क्या होगी, एक पीछे जा रहा है ईआर से, एक ईआर से आगे जा रहा है. तो डिफरेंस कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ईआर.